अच्छा भाई, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक माइक्रोसॉफ्ट ने ये लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवाई थी। माइक्रोसॉफ्ट इंट्रोड्यूस अ न्यू लैंग्वेज कॉल्ड सी शार्प, प्रोनाउंस्ड इसको सी शार्प करेंगे, ठीक है। आपके पास ये जो हैश का साइन आ रहा है, ये बेसिकली आपका शार्प को इंडिकेट करता है। सी शार्प इज डिज़ाइन टू बी अ सिंपल मॉडर्न जर्नल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, जर्नल पर्पस के हिसाब से ये खुद ही बता रहे हैं कि क्या बता रहे हैं। इट मीन्स कि मैं एक जर्नल पर्पस के तौर पे ये लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, जैसा कि रोज़मर्रा के हमारे काम हो गए, कोई मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है या किसी भी तरह का आपको कोई सिस्टम बनाना है, पोर्टल बनाना है, सो ऑन, हम इसके ऊपर ज़्यादा इजी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। एंड द सेकेंड पार्ट इज़ दैट कि ये सपोर्ट करती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, बोरोइंग की कॉन्सेप्ट फ्रॉम सीवरल अदर लैंग्वेजेस, कि ये जावा से भी इसका सिंटेक्स कुछ मिलता जुलता है और दूसरी लैंग्वेजों से भी कुछ इसका सिंटेक्स मिलता जुलता है। अच्छा, सी शार्प वॉज डेवलप्ड बाय, क्या लिखा हुआ है ये सब जोर से पढ़ो, and his team during the development of .NET framework. C Sharp is a part of .NET framework and currently in version 4.6.2. and so on. हो सकता है कि मैं अभी की तारीख में आपको जो पढ़ा रहा हूँ इसका वर्जन अपग्रेड हो गया। तो एक दफ़ा सब बताओ, ये क्या लिखा हुआ है? एंडरसन हिल्सबर्ग, पक्की बात है, चलो ठीक है। तो ये आपको बताने का, ये नाम रिपीट करने का मकसद ये है कि ये हो सकता है आपका एमसीक्यूज पे आ जाए। अब यहाँ पर आते हैं कि सबसे पहले व्हाट कैन वी कैन यूज सी शार्प फॉर बिल्डिंग वेराइटी ऑफ एप्लीकेशन। विंडोज़ एप्लीकेशन आप बना सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन आप लोग बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशन आप लोग बना सकते हैं और गेमिंग एप्लीकेशन आप लोग बना सकते हैं। अच्छा, यूजिंग कंसोल एप्लीकेशन फॉर विनफॉर्म एप्लीकेशन, आप सी शार्प के ज़रिए आप एक कंसोल एप्लीकेशन बना सकते हो और विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन भी बना सकते हो। मोबाइल एप्लीकेशन भी आप लोग सी शार्प के ज़रिए क्रिएट कर सकते हो फॉर फोन सच एस नोकिया लूमिया, जो कि अब नहीं चल रहा, लेकिन आप एंड्रॉयड और ये सब चीज़ें iOS की एप्लीकेशन इसके ज़रिए क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पर क्या आ रहा है कि हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशंस आ गई, हमारे पास वेब एप्लीकेशन आ गई, हमारे पास गेमिंग एप्लीकेशन आ गई, हमारे पास विंडोज़ एप्लीकेशन आ गई। तो आई थिंक सी शार्प को अगर आप अच्छे तरीके से सीख लोगे तो आप तमाम लैंग्वेजेस या तमाम प्रोग्राम के ऊपर काम कर सकते हो, क्योंकि ये की कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अगर मैं आप लोगों से बोलूँ कि सी शार्प अच्छे तरीके से पढ़ लो तो आप गेम भी बना सकते हो, आप मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हो, आप वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हो और आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हो। लेकिन थोड़ा सा आपको काम ये करना होगा, आपको कुछ टूल्स सीखने होंगे। देखो, आप लोग के कोर्स के अंदर मैं आप लोगों को वेब एप्लीकेशन पे काम करना सिखाऊंगा। अगर आप लोग के कोर्स के अंदर गेमिंग होता तो फिर मैं आप लोगों को यूनिटी के ऊपर काम करना सिखाता। लेकिन इन शॉर्ट मैं आप लोगों को सी शार्प जो कंसोल बेस एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा। द मेन रीज़न इज़ दैट कि आप लोग आराम से अपना क्या कर सकें, वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकें यूजिंग .NET फ्रेमवर्क, और साथ में MVC स्ट्रक्चर पैटर्न को भी हम लोग साथ में डिस्कस करेंगे और उसके इम्प्लीमेंट करेंगे। अब यहाँ पर क्या आता है कि यूजिंग कंसोल एप्लीकेशन और विनफॉर्म एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, अगर मैं पूछूंगा कि विंडोज़ एप्लीकेशन के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, यूजिंग कंसोल एप्लीकेशन और विनफॉर्म एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, ज़ेवरिन यूज़ करना पड़ेगा, चलेगा सी शार्प का कोड। वेब एप्लीकेशन के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, ASP.NET MVC कोर, या मैं आप लोगों को कोर ही पढ़ाऊँगा। गेमिंग एप्लीकेशन के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, यूनिटी करना पड़ेगा टूल। लेकिन इन सब के पीछे कोड कौन सा चलेगा, सी शार्प का चलेगा।
अच्छा, अब थोड़ा सा हम इसको इधर आते हैं। वेब फ्रेमवर्क हो गया, ये सारी चीज़ हो गई। इसको आप नॉर्मली जस्ट इसको रीड कर लो। हम इसको आगे की जो हमारी क्लासेस होंगी, जो हमारे आगे के लेक्चर्स होंगे, उसके अंदर मैं प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन दिखाऊंगा। अब यहाँ पर अगर हम आते हैं और इसको क्लोज करते हैं, इसको बैक करते हैं, अब इसको ओपन करते हैं और एक और टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज CLR। CLR स्टैंड फॉर कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। मैं यहाँ पे तमाम स्टूडेंट से एक बात बोल रहा हूँ कि जिसके पास रजिस्टर पेन नहीं, वो काइंडली रजिस्टर पेन निकाल के बैठे और मेरे टॉपिक को नोट डाउन करें। रिक्वेस्ट आई है, रिक्वेस्ट भेजी आपने, एडमिट ऑल। ठीक है भाई, अब स्क्रीन शेयर हो गई आप लोग की। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं कि इज द फाउंडेशन ऑफ द .NET फ्रेमवर्क। द CLR इज द फाउंडेशन ऑफ द .NET फ्रेमवर्क, एक्ट्स एंड एग्जीक्यूशन इंजन फ्रॉम द .NET फ्रेमवर्क। आपका वो एक तरीके से एक्शन परफॉर्म करता है और आपके इंजन को एग्जीक्यूशन के प्रोसेस में डालता है। वो सारा काम कौन करता है? CLR के पार्ट में ही आता है। मैनेज द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम्स एंड प्रोवाइड्स अ सूटेबल एनवायरनमेंट फॉर प्रोग्राम्स टू रन, प्रोवाइड्स अ मल्टी लैंग्वेज एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट। अच्छा, अब इस वाली डायग्राम को ज़रा आप लोग अच्छे से देखें, इसको अच्छे से समझें कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ और क्या कहना चाह रहा हूँ। द फॉलोइंग फिगर शोज अ मोर डिटेल्ड लुक एट द वर्किंग ऑफ द CLR। तो इसको ज़रा देखो, यहाँ पर क्या आ रहा है कि सबसे पहले कॉमन लैंग्वेज रन टाइम को थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये आ गई हमारी C# लैंग्वेज, ये आ गई हमारी VB लैंग्वेज, ये आ गई हमारी F#, और उसके बाद हमारे पास अदर लैंग्वेजेस आती हैं। और उन सारी लैंग्वेजेस के ये आ गए हमारे पास सोर्स कोड, ये आ गए हमारे पास सोर्स कोड। C# के अंदर उनका अपना सोर्स कोड आ रहा है, VB.NET के अंदर उनका सोर्स कोड आ रहा है, और F# के अंदर उनका अपना सोर्स कोड आ रहा है, और अदर लैंग्वेजेस के अंदर उनका अपना सोर्स कोड आएगा। अब हर लैंग्वेजेस, ये बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, ये जो बात मैं कह रहा हूँ, ये बात बहुत ज़्यादा समझने की और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हर लैंग्वेजेस का अपना कंपाइलर होता है, हर लैंग्वेजेस का अपना कंपाइलर होता है। अगर मैं बात करूं C#, तो C# का अपना कंपाइलर होगा, और अगर मैं VB.NET या F# या अदर लैंग्वेजेस की बात करूं तो हर सबका अपना कंपाइलर होता है। अब कंपाइलर क्या होता है, कंप्लीशन क्या होता है, ये कंपाइलर क्या चीज़ है, किस बला का नाम है कंपाइलर? तो भैया कंपाइलर कुछ नहीं होता, कंपाइलर बेसिकली ट्रांसलेटर होता है। आप जो भी कोड करते हो, कोडिंग करते हो, वो आपका सिस्टम नहीं समझता। कंपाइलर क्या करता है, आपके कोड को मशीन के कोड में कन्वर्ट करके मशीन को प्रोवाइड करता है। तो मशीन को पता चल जाता है कि ये कोड का मकसद क्या है, क्या मुझे स्क्रीन पर आउटपुट दिखाना है या मुझे स्क्रीन से आउटपुट लेना है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? तो हर लैंग्वेजेस का अपना कंपाइलर होता है। यहां तक बात समझ में आ गई? अच्छा, अब बाज़ दफ़ा क्या सीन होता है कि अब मैं इधर आता हूं और यहां पर आने के बाद यहां पर विजुअल स्टूडियो 2022 खोलूंगा, विजुअल स्टूडियो, और मैं वेट करूंगा जब तक ये ओपन हो रहा है। तो मैं आप लोगों को समझाना शुरू कर देता हूं। इसको F5 से खोलते हैं। कंपाइलर। अच्छा, कंपाइलर के बारे में थोड़ा सा मैं और बताता हूँ। ये बात तो समझ में आ गई कि ये हमारे कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। व्हाट इज़ मशीन? ये लैपटॉप है। लैपटॉप से पहले ये क्या है? मशीन। आप लोग अभी सारे इस पूरे लैब के अंदर बैठे हुए हो, मुझे बताओ आप लोग के सामने
जो कंप्यूटर रखा हुआ है वो कंप्यूटर से पहले क्या है, मशीन है, सिस्टम है वो, उसको बहुत से लोग सिस्टम ही डायरेक्ट कहते हैं। तो ये सिस्टम है, इसके ऊपर आप लोग कोई भी प्रोग्राम लिखते हो, कोई भी कोड लिखते हो, या मिसाल के तौर पे C# के अंदर हम लोग एक कोड लिखते हैं console.writeLine, तो उसका ये मकसद होता है स्क्रीन के ऊपर आउटपुट शो करवाना, स्क्रीन के ऊपर आउटपुट शो करवाना। क्या console.writeLine आपकी मशीन समझती है? नहीं समझती। आपकी मशीन नहीं समझती। आपकी मशीन कौन सा कोड समझती है? मशीन कोड, बाइनरी कोड जिसको बोलते हैं। तो सीन ये है कि आपके कोड को जो कन्वर्ट करता है इनटू मशीन कोड, इनटू बाइनरी कोड, इट इज कॉल्ड कंपाइलर। और हर लैंग्वेज का अपना कंपाइलर होता है। अब सवाल ये भी उठता है, सर एक कंपाइलर क्यों नहीं होता? क्योंकि तुम लोग भी तो एक लैंग्वेज नहीं पढ़ते ना, कभी PHP है, कभी C# है, कभी अपना क्या नाम आ गया पाइथन आ गई, कभी फला लैंग्वेज आ गई, कभी जावा आ गई। इसकी मिसाल इस तरीके से मैं देता हूँ। एक बंदा है, मैं यहाँ से चाइनीज बोल रहा हूँ और उसको इंग्लिश समझ में आती, तो जो बीच का ट्रांसलेटर होगा उसका काम क्या होगा? चाइनीज टू इंग्लिश कन्वर्ट करना। और अगर मैं यहाँ से अरबिक में बोल दूं, क्या वो अरबिक को चाइनीज में कन्वर्ट करेगा? नहीं करेगा, एरर आ जाएगा। तो इससे हमने क्या सीखा कि हर ट्रांसलेटर अलग होता है। चाइनीज टू इंग्लिश एक और ट्रांसलेटर चाहिए, एक बंदा। अरबिक टू इंग्लिश एक और कंपाइलर चाहिए, वो अरबिक को इंग्लिश में कन्वर्ट करेगा। तो इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं जो कि अपनी ही लैंग्वेज को कन्वर्ट करती हैं मशीन कोड के अंदर। ये बात हमें समझ में आ गई भाई? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? तो कंपाइलर का मेन काम तो ये हो गया। अच्छा, अगर मैं इधर जाऊं तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे? क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर जाके क्लिक करेंगे और मैं साथ साथ प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करता रहूँगा आज की क्लास के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोगों ने कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है? C#। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना, यहाँ पर देखो सारे आपके पास आ रहे हैं, ऑल प्लेटफॉर्म, विंडोज़, फला। तो मैं अभी के लिए विंडोज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है वेब है क्या नहीं है। तो यहाँ पर देखो कहीं ना कहीं कंसोल लिख के आ रहा होगा, तो मैं कंसोल के ऊपर क्लिक करूँगा। अभी सिंपल ब्लैक स्क्रीन के ऊपर काम करूँगा। अच्छा, अब यहाँ पर क्या आ रहा है? ये क्या बोल रहा है कि भाई ये फला, मैं क्या बोलूँगा? सेकंड वाला C#, विंडोज़ और कंसोल। इसके ऊपर जाने के बाद मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। अब ये प्रोजेक्ट नेम में मुझसे पूछ रहे कि आप अपने प्रोजेक्ट का नाम दो, तो मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ first_class, या इस तरह कर लेते हैं ताकि तुम लोग भी मुझे याद दिलाते रहो, class_first। इसकी लोकेशन कहाँ आ गई? ये यूज़र फैज़ान, और फैज़ान सोर्स और रिपोजिटरी के अंदर चला जाएगा। और फ्रेमवर्क आपका करंटली ये यूज़ हो रहा है। अब आप किसके ऊपर क्लिक करोगे? आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करोगे। क्रिएट के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे, आप थोड़ा सा वेट करोगे, ये प्रोजेक्ट आपका क्रिएट करना शुरू हो जाएगा। विजुअल स्टूडियो आप लोगों को कहाँ से मिलेगा? विजुअल स्टूडियो आप लोगों को विजुअल स्टूडियो की वेबसाइट से मिल जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट से। तो आप लोग कम्युनिटी वर्जन डाउनलोड कर लेना। मैं 2022 का वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी 2022 के वर्जन के ऊपर काम करेंगे। ठीक है भाई? तो इधर आ जाते हैं। इधर आने के बाद इसको ओपन करते हैं। तो अब कंपाइलर, ठीक है। अब हमारा जो कोड होता है वो बेसिकली कोड क्या होता है? सबसे पहले कोड हम लोग सोर्स कोड लिखते हैं। सोर्स कोड लिखने के बाद वो वाला कोड किसके पास चला जाता है? कंपाइलर के पास। कंपाइलर किसको देता है? CIL को। CIL को, जिसको आजकल के दौर में क्या कहा जाता है? MSIL। MSIL के पास से कोड कहाँ चला जाता है? JIT। और ये आपका एग्जीक्यूटेबल कोड होता है, ये वाला कोड होता है। हालांकि आप लिखते क्या हो, वो उसको कन्वर्ट देखो बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपकी मशीन को दे देता है। किसी को कोई सवाल पूछना है? यस या नो बोलो, जोर से बोलो, यस या नो। कोई सवाल नहीं है।
अच्छा, अब यहाँ पे क्या आ गया, JIT क्या काम करता है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर कन्वर्ट्स MSIL टू नेटिव कोड विच इज CPU स्पेसिफिक कोड। JIT के बारे में बोला जाता है जस्ट इन टाइम, द फुल फॉर्म ऑफ JIT इट इज कॉल्ड जस्ट इन टाइम। अच्छा, अब यहां पर आते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेटिव कोड। नेटिव कोड क्या चीज है, आपने अपने प्रोग्राम के अंदर बनाए 50 फंक्शन, ऑलमोस्ट यू क्रिएट द 50 फंक्शन इन वन प्रोग्राम एंड यू जस्ट कॉल इट वन फंक्शन, या आप लोग 3 फंक्शन कॉल करवा लें। 50 माइनस 3 इज इक्वल टू 47। द 3 इज अ नेटिव कोड एंड द 57 इज नॉट अ नेटिव कोड। नेटिव कोड वो होता है कि आपके प्रोग्राम में बहुत सारा कोड लिखा हुआ है, लेकिन कॉल वही होगा जो आप कॉल करवाओगे। तो इन्होंने एक मिसाल दी हुई है कि यहाँ पे फंक्शन 1, फंक्शन 2 और फंक्शन 3 है, लेकिन फंक्शन 2 को कॉल करवाया हुआ है, तो नेटिव कोड क्या हुआ। ओके की रिपोर्ट है, आप लोग के सब समझ में आ गया। When a code is executed for the first time, the CIL common intermediate language code is converted to a code native code to the operating system. This is done and written by the just in time. देखो ये मैंने क्या बोला था, JIT का क्या मतलब है, just in time. Compiler present in the CLR. The CLR converts the CIL code to the machine code language. Once this is done, the code can be directly executed by the CPU. अब यहाँ पर अगर मैं इधर आता हूँ और इधर आने के बाद आप लोग के सामने ये मेरा C# का प्रोग्राम ओपन हो गया, ठीक है। इसका एक इंटरफेस दिखाता हूँ और उसके बाद थोड़ा सा आप लोग इस चीज़ को स्टडी करो, मैं इससे रिलेटेड आप लोगों से आज सवाल पूछूंगा। दिस इज द मेन मेथड ऑफ योर एप्लीकेशन। आई सेड दिस इज द मेन मेथड ऑफ योर एप्लीकेशन एंड इफ आई से दिस इज द इंजन ऑफ योर एप्लीकेशन, आई ऑल्सो करेक्ट। ये आपकी एप्लीकेशन का इंजन है, इसके बगैर आपकी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकती। वाई, द रीज़न इज दैट क्योंकि आपकी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन ही इसी मेन मेथड से स्टार्ट होती है। सही है, इसी मेन मेथड से स्टार्ट होती है। अब यहाँ पर अगर हम आता हूँ और मैं यहाँ पर आने के बाद अगर मुझे अपनी स्क्रीन के ऊपर आउटपुट शो करवाना है, तो मैं इसी मेन मेथड के अंदर जाके लिखूंगा कंसोल डॉट write line। ठीक है भाई, console.write line, और इसके अंदर जाके मैं लिख देता हूं दिस इज माय फर्स्ट ऐप इन कंसोल। और अब मैं इधर जाता हूं और इधर जाने के बाद मैं किसके ऊपर क्लिक करता हूं, स्टार्ट के ऊपर, और अब आप देखोगे कि यहाँ पर मेरी विंडो ओपन होगी और आउटपुट शो होगा। ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज माय फर्स्ट ऐप इन कंसोल। आप लोग के सामने ये वाली चीज़ रन हो गई, ठीक है। मैं इसको क्लोज करता हूँ और इसको पिन यहाँ से कर देते हैं हम लोग, ताकि इस तरह रहे। हमारे पास 2 टाइप के फंक्शन होते हैं, एक होते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन और एक होते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन हम लोग खुद बनाते हैं, जबकि प्री डिफाइंड फंक्शन हमें पहले से प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। अगर ये console.write line है ना, ये फंक्शन मुझे पहले से प्रोवाइड कर दिया गया है। अगर ये पहले से प्रोवाइड नहीं कर दिया जाता तो मुझे कोई ना कोई एक ऐसी लॉजिक बनानी पड़ती जिसके ज़रिए मुझे स्क्रीन के ऊपर आउटपुट शो करवाना पड़ता। लेकिन अब क्या फ़ायदा हुआ इससे कि इन्होंने ये वाला फंक्शन मुझे दिया और कहा कि इसके पैरामीटर में आप कुछ भी लिखें, स्क्रीन के ऊपर आउटपुट शो
हो जाएगा। अच्छा, एक होती है हमारे पास लाइब्रेरीज, ये देखो, ये देख रहे हो, यूजिंग सिस्टम डॉट लिंक टेक्स्ट थ्रेड टास्क, ये क्या चीज़ें होती हैं? लाइब्रेरीज क्या चीज़ होती हैं? मैंने आप लोगों को एक बात बताई है, हम लोग C# पढ़ रहे हैं, .NET फ्रेमवर्क पढ़ रहे हैं। आपको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेमवर्क? फ्रेमवर्क उसे कहा जाता है जो कि आपको पहले से चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाती हैं, आप सिर्फ उनको इस्तेमाल करते हो। द सेकेंड नेम ऑफ फ्रेमवर्क इज बंच ऑफ क्लासेस, बंच ऑफ लाइब्रेरीज। उसके अंदर वो कोड मौजूद होता है, उसके अंदर वो कोड मौजूद होता है, आप सिर्फ क्या करते हो, उसको इस्तेमाल करते हो और उसको यूज़ करना शुरू करते हो। अगर आप लोग मुझसे पूछोगे कि सर ये कंसोल डॉट राइट लाइन का फंक्शन कहाँ से आ रहा है, तो मैं बोलूँगा ये सिस्टम वाली नेम स्पेस से आ रहा है। अगर आप चाहो तो मैं इसको अभी मिटा देता हूँ, ये आपके सामने एरर आना शुरू हो जाएगा। देख रहे हो ये क्या बोल रहा है? द नेम कंसोल डजंट एग्जिस्ट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट। आप पूछोगे नेम स्पेस क्या होती है? ये नेम स्पेस बिल्कुल उसी तरीके से होती हैं जिस तरीके से आप एक्सटर्नल CSS इस्तेमाल करते थे HTML के अंदर। करवाई थी मैंने, याद होगा। दे आर कितनी टाइप की CSS होती थी? ठीक है, 3 टाइप्स की CSS होती थी, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो उसके अंदर अगर हम एक एक्सटर्नल CSS बनाते थे और उस CSS के अंदर काम करते थे तो हमारी HTML के अंदर काम नहीं होता था जब तक कि हम लोग हेड के अंदर उसको लिंक नहीं देंगे। तो ये वही वाला काम हो गया कि आपको पहले से फंक्शन प्रोवाइड कर दिया गया, आज आप उस फंक्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन आपने लिंक ही नहीं करवाया, आपने उसकी नेम स्पेस ही यूज़ नहीं करी, तो उसको क्या पता चलेगा? वो तो यही बोलेगा ना यार कंसोल एप्लीकेशन तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर तुम चाहो तो ऊपर से कॉल ना करवाओ SYSTEM सिस्टम डॉट, तो तुम लोग डायरेक्ट भी कॉल करवा सकते हो कि सिस्टम की लाइब्रेरी के अंदर कंसोल डॉट राइट लाइन का, मतलब कंसोल के अंदर राइट लाइन का एक फंक्शन पड़ा हुआ होगा, तुम लोग ऐसे भी करवा सकते हो। लेकिन ऐसे करवाने में बहुत ख्वारी है, क्योंकि तुम लोग ऐसी अभी आगे हज़ारों ऐसी चीज़ यूज़ करोगे कि तुम क्या हर दफ़ा यही उसकी नेम स्पेस को इनहेरिट करते रहोगे? तुम नहीं करोगे ना, तुम एक ही दफ़ा क्या करोगे, उसको ऊपर जाके डिफाइन कर दोगे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको ऊपर ही जाकर यहाँ पर डिफाइन कर दूंगा। तो अब मैं जितनी दफ़ा भी कंसोल डॉट राइट लाइन लिखूंगा तो उतनी दफ़ा क्या होगा, कॉल हो जाएगा। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? अब मैं इधर आता हूँ, इधर आने के बाद CW टैप से शॉर्टकट की है, इधर जाने के बाद इस पर दोबारा जाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ माय नेम इज़ मोहम्मद फैज़ान, और F5 से मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखना क्या होगा। अच्छा, अब सीन क्या हुआ कि मेरा प्रोग्राम ओपन हुआ और क्लोज हो गया, ठीक है। तो मैं इस चीज़ से बचने के लिए एक चीज़ करूँगा, एक और प्री डिफाइंड फंक्शन यूज़ करूँगा मेन मेथड के अंदर। ये देखो मैं मेन मेथड के अंदर ही हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, कंसोल डॉट रीड की। अच्छा, यहाँ पर C# के अंदर मैं एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, होती क्या है कि अगर मैं इसको मिटाऊँ ना तो यहाँ पर रीड की लिखूँ, ये जो पर्पल कलर के बॉक्सेस बन के आ रहे हैं ना, ये फंक्शन की पहचान होती है। सही है, कंसोल डॉट रीड की एंटर कर दूंगा। अब मैं अपना प्रोग्राम स्टार्ट करूँगा ना तो मेरा प्रोग्राम ऑन रहेगा जब तक कि मैं अपने कीबोर्ड से कोई की ना दबाऊँ। तो अब बंद होके ओपन होके ये क्लोज नहीं होगा, तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली खुद से क्लोज हो जाएगा और मैंने अपने कीबोर्ड से कोई भी की दबा दी, ठीक है।
अब यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन और कंसोल डॉट राइट का क्या मकसद है, देखो दिस इज माई फर्स्ट ऐप इन कंसोल, माई नेम इज़ मोहम्मद फैज़ान। अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ तो अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ सिर्फ लाइन लिख देता हूँ, राइट लिख देता हूँ सॉरी, तो ये क्या होगा, इसके आगे से आएगा। राइट लाइन क्या करता है, अपकमिंग वैल्यू को लाइन ब्रेक डाल देता है। अगर इसके आगे मैं कुछ लिखूंगा वो नीचे आएगा, क्यों, क्योंकि उधर लाइन लगा हुआ है, उधर लाइन लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम दोबारा लाइन लिख देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है भाई, अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा इसको इस तरह कर देते हैं और इसको कुछ इस तरीके से करते हैं। थोड़ा सा प्रोग्राम को मैं लिटिल बिट, आज पहली क्लास है, मैं चाह नहीं रहा इतना मुश्किल करूं, तो मैं थोड़ा सा वेरिएबल के ऊपर आ जाता हूं। अच्छा, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, string स्ट्रिंग FIRST फर्स्ट नेम इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमेशा स्ट्रिंग की वैल्यू आएगी और मैं यहाँ क्या लिखूंगा, मोहम्मद, और मैं इसी को कॉपी करूंगा और नीचे लाके पेस्ट करूंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा फैज़ान एंड द एरर लास्ट नेम। ठीक है, इसको भी इस तरह कर लेता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास चीज़ें आ गई। अच्छा, ये जो मैं कोड कर रहा हूँ ना, ये इस वक्त कंपाइल टाइम है, इसका कंपाइलर रीड कर रहा है। क्या कर रहा है, इसका कंपाइलर रीड कर रहा है। इसके कंपाइलर को कौन सी लैंग्वेज आती है, C# बाइनरी। कौन सी लैंग्वेज आती है, तो इसके अंदर मैं HTML का कोड नहीं कर सकता, इसके अंदर मैं PHP का कोड नहीं कर सकता, क्योंकि कंपाइलर कासिर है, अनएबल टू रीड दैट कोड। अगर मैं यहाँ पर कंसोल का ओ मिटा दूं ना, तो यहाँ पर एरर आएगा, क्योंकि कंपाइलर जो है ना, कंसोल डॉट राइट लाइन को रीड करने की एबिलिटी रखता है। वो बताओ क्या समझ रहा है कंपाइलर, कि मैंने इस वक्त किसी और लैंग्वेज का कोड कर दिया। अगर मैं इसकी तरफ जाऊंगा तो ये क्या बोल रहा है, द नेम कंसोल डजंट एग्जिस्ट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट। ये एग्जिस्ट ही नहीं करता भाई, मेरे में जो चीज़ें फीड है, मुझे जो लैंग्वेज आती है उसके नज़दीक कंसोल है, मुझे नहीं आ रहा समझ में क्या है। तो इस वाली चीज़ को बताओ क्या बोलते हैं, आज के बाद से हर कोई बंदा बोलेगा कंपाइल टाइम एरर। सर ये कंपाइल एरर आ रहे, कंपाइल टाइम एरर आ रहे हैं मेरे पास। कंपाइल टाइम एरर किसे कहते हैं, जब आप कोड कर रहे हो और आपके पास रेड कलर की अंडरलाइन आ जाए, इट इज कॉल्ड कंपाइल टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर का क्या मतलब होता है, कंपाइलर उस कोड को रीड नहीं कर पा रहा, एंड कंपाइलर क्या होता है, आपके कोड को ट्रांसलेट करता है मशीन कोड में। तो ये इवन के अगर यहाँ पर मैं जावास्क्रिप्ट का भी कोड लिखूंगा ना खुलेआम इस तरह, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो भी नहीं रीड करेगा। क्यों, क्योंकि C# का कंपाइलर जावास्क्रिप्ट को कोड को रन नहीं कर सकता, उसको लिखने का तरीका अलग है। ठीक है भाई, कंपाइलर हो गया। दिस इज माई फर्स्ट ऐप इन कंसोल एप्लीकेशन। ठीक है, अब मैं यहां पर आता हूं और यहां पर आने के बाद इसको मिटाता हूं और यहां पे लिखता हूं माई फर्स्ट नेम इज दिस वन स्पेस माई सेकेंड नेम इज दिस वन। यहां पर मैं लिखूंगा 0 और यहां पर मैं लिखूंगा 1 और कॉमा डाल के मैं 0 के अंदर कौन सी वैल्यू डाली, फर्स्ट नेम की, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, फर्स्ट नेम। 1 के अंदर कौन सी वैल्यू डालनी है, लास्ट नेम। तो अब यहां पर क्या आएगा, माई फर्स्ट नेम इज 0 की जगह क्या फिल होगा, माई सेकेंड नेम इज, F5 से एग्जीक्यूट करते हैं, माई फर्स्ट नेम इज मोहम्मद, माई सेकेंड नेम इज
फैजान। इस वाले कोड को भी एग्जिट करते हैं और इधर जाते हैं और इसको कमेंट करते हैं। कमेंट पता होगा, ये होता है सिंगल लाइन कमेंट। और अगर मल्टी लाइन कमेंट देना है तो तुम यहाँ पे जाओ, सॉरी यहाँ पर जाओ, ये लगाओ और जहाँ तक देना है वहाँ तक जाओ और ये कमेंट कर दो। तो ये होता है मल्टी लाइन कमेंट। तो मैं अभी एक ही लाइन पे कमेंट करना चाह रहा हूँ तो मैं इस तरीके से कर लूँगा, ठीक है। CW टैप टैप एक और तरीका भी बता देता हूँ। एक होता है कॉनकैटिनेशन का। कॉनकैटिनेशन का तरीका ये होता है कि उसको इस तरीके से लिखेंगे, माय फर्स्ट नेम इज, बाहर जाएंगे प्लस का साइन लगा देंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे और प्लस के साइन में क्या लिख देंगे, फर्स्ट नेम। और अगर दूसरा नाम भी प्रिंट करना है तो प्लस, फिर दोबारा और यहाँ पे फिर प्लस का साइन और यहाँ पे लास्ट नेम। माय फर्स्ट नेम इज, इस तरीके से आ गया और यहाँ पे लिखेंगे माय लास्ट नेम इज और लास्ट नेम आ गया। समझे? F5 से एग्जीक्यूट करेंगे, आंसर वही रहेगा। माय फर्स्ट नेम इज मोहम्मद। अच्छा, D और M में स्पेस नहीं आ रहा तो आई थिंक मैंने क्या किया हुआ है, मोहम्मद कहाँ लिखा हुआ है, माय फर्स्ट नेम में, अच्छा नहीं दिया मैंने स्पेस, तो स्पेस दे देता। अब देखना बिल्कुल सही आएगा। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर समझ में आ रहा होगा, किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से काम नहीं होता। ठीक है भाई, तो आज का इंट्रोडक्शन एक क्लास थी, इसको यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर मैं कुछ और चीज़ें पढ़ाऊँगा। इन वाली चीज़ों को कहते हैं प्लेस होल्डर। जस्ट आज एक इंट्रोडक्शन क्लास थी, इसकी बैठो प्रैक्टिस करो, फिर मैं आप लोगों से इससे रिलेटेड कुछ सवाल पूछूंगा। ठीक है भाई, चलो सही है, सेशन एंड करते हैं।